जोहार, नमस्कार। प्रभात खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं मिथिलेश झा और मेरे साथ आज मौजूद हैं श्री अशोक वर्मा जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। लंबे समय तक देश और बिहार झारखंड की राजनीति पे उनकी नज़र रही है, पकड़ रही है। तो और साथ में हैं श्री गोविंद शर्मा जी, ये सामाजिक राजनीतिक विश्लेषक हैं। आज 7वें चरण का चुनाव जो था, कुल मिला के कहें कि लोकसभा का जो चुनाव था उसका समापन हो गया है और अब इंतज़ार इस बात का है कि परिणाम आए और लोगों को पता चले कि अगली सरकार किसकी बनने जा रही है। तो इस पे हम लोग आज चर्चा इस विषय पे करेंगे कि जो चुनाव इतने दिन तक चला, करीब 1.5 महीने से ज़्यादा, 2 महीने से ज़्यादा चला चुनाव, उस दौरान किन किन मुद्दों पे चर्चा हुई और जो चुनाव का पैटर्न है इस बार का, वो कैसे बदला है और इस बार क्या परिणाम आने की संभावना है। क्या आएगा ये तो कोई नहीं कह सकता, इसलिए इस पे हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या संभावना है। तो पहले हम लोग अशोक जी से चर्चा करेंगे कि ओपिनियन पोल जो अभी तक आए हैं, एग्जिट पोल तो पूरा नहीं आया है लेकिन ओपिनियन पोल आ गए हैं, वो क्या कहते हैं। जैसे उसने कहा है कि एनडीए को मैक्सिमम जो सीटें मिल रही है वो 400 के करीब तो जा रही है, मगर 400 नहीं हो पा रहे हैं। 393 सीटें मैक्सिमम दे रहा है इंडिया टीवी और सीएनएक्स का ओपिनियन पोल। वहीं कांग्रेस को मैक्सिमम सीटें जो है 71 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं ओपिनियन पोल में, और इंडिया गठबंधन को 166 सीट अधिकतम दिख रहा है। तो क्या कहेंगे इसके बारे में आप? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो ओपिनियन पोल है, ये चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने के पहले, नोटिफिकेशन के पहले का है। तो इस बार के चुनाव की एक विशेषता यह रही है कि बहुत तेज़ी से परिदृश्य जो है वो बदलता जा रहा है हर चरण के बाद। तो ये ज़रूर है कि हर चुनावी विश्लेषक, मीडिया, सबके दिमाग में यह बात थी, खास करके मोदी जी ने जब संसद के अंतिम सत्र में जब सदन के अंदर जो नारे लगवाए कि इस बार 400 पार, तो एक माहौल सा बन गया। फिर राम मंदिर का जो उद्घाटन हुआ तो उसको लेकर सभी लोगों के दिमाग में ये बात आ गई थी कि भाई एक मनोवैज्ञानिक बढ़त तो भाजपा ने बना ली थी कि भाई 400 आएगा, 400 से ज़्यादा भी आ सकता है, कम, लेकिन 400 के आसपास रहेगा। और चुनाव के फर्स्ट फेज तक ये धारणा थी, सबकी थी ये धारणा, कमोबेश सबकी ये धारणा थी कि नतीजे यही रहेंगे 400 के आसपास। लेकिन फर्स्ट फेज के चुनाव के बाद से परिदृश्य हर फेज के बाद बदलने लगा, नैरेटिव्स बदलने लगे। और 2-3 चीज़ें जो प्रमुखता से उभर के सामने आई कि एक तो कोई नेशनल नैरेटिव पर यह चुनाव नहीं हो रहा है। जैसे 14 में कांग्रेस के भ्रष्टाचार एक नेशनल नैरेटिव बन गया था और उस पर गुस्साए लोगों ने नरेंद्र मोदी को जम के वोट दिया। फिर 19 में जो चुनाव हुए उसमें राष्ट्रवाद एक बड़ा नैरेटिव के रूप में सामने आया। पुलवामा कांड, उसके बाद बालाकोट स्ट्राइक, तो एक राष्ट्रवाद की लहर थी, तो वो भी एक नेशनल नैरेटिव था। लेकिन इस बार कोई ऐसा नेशनल नैरेटिव नहीं था। और कांग्रेस का जो घोषणा पत्र आया, तो ये इस चुनाव में पहली बार हुआ है कि विपक्ष की पिच पर मोदी जी खेलने को मजबूर हुए। अभी तक मोदी जी के पिच पर विपक्ष खेलता था, वो मजबूर कर देते थे। लेकिन इस बार ऐसा हुआ, क्योंकि एक नेशनल नैरेटिव का अभाव था, तो मोदी जी को समझ में नहीं आया कि हम करें तो क्या करें। तो उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र को पकड़ लिया और उसकी अपने ढंग से व्याख्या की। और जो सब लोग जानते हैं कि भाई आपकी संपत्ति छीन के और फिर मुसलमानों को दे देंगे, जिनके ज़्यादा बच्चे हैं उनको दे देंगे, ये सब नैरेटिव चलने लगा। फिर ये जो है सो इससे नक्सलवाद की बू आती है कांग्रेस के घोषणा पत्र से, और मैंने उसी पर और वो केंद्रित हो गए। विपक्ष को उन्होंने एक मौका दे दिया। एक तो कांग्रेस का घोषणा पत्र, इसी घोषणा पार्टियों के घोषणा पत्रों को
आम जनता तो छोड़िए, मीडिया जो कूड़े में फेंक देता है कि इसमें है क्या, ऐसे ही कुछ छपवा लिया है, 10-20 पेज हो गया। लेकिन इस बार जो है ना, जब मोदी जी ने हमला किया और जो ऐसी ऐसी बातें कही, तो मैंने मीडिया के लोगों ने भी कांग्रेस का घोषणा पत्र मंगवा के डाउनलोड कर करके पढ़ना शुरू किया कि भाई सचमुच है क्या ऐसी बात। तो एक तो चर्चा में आ गई बात। दूसरी बात यह हो गई कि 400 पार का जो नारा हुआ, तो कुछ बीजेपी के नेताओं के जो बड़बोले नेता हैं, उन लोगों ने बयान दिया कि 400 पार इसलिए चाहिए कि संविधान में संशोधन करना है। एक नेता ने तो साफ साफ कह दिया कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो करिए, स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने हैं, स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने हैं। तो इसको विपक्ष ने लपक लिया और ये चर्चा शुरू हो गई कि भाई ये देखो ये क्या करने वाले हैं, ये संविधान में बदलाव लाएंगे, SC ST OBC को जो आरक्षण मिला हुआ है उसको ये बर्बाद कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। और इसका बड़ा ज़बरदस्त असर पड़ा। अब वो वोटों में कितना परिणत होगा ये तो 4 जून को जब परिणाम आएंगे तब पता चलेगा, लेकिन ये एक नैरेटिव बन गया। और जैसी सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं कि जैसे 19 के चुनाव में दलित और OBC के लोग बड़ी संख्या में भाजपा की ओर पोलराइज हुए थे, वो वोट वापस हो रहा है भाजपा से, ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट मिल रही है। उसमें ये तो ज़रूर है कि असर तो पड़ा है, लेकिन अब वो वोटों में कितना परिणत हुआ है ये कहना मुश्किल है। तो कुल मिला जुला कर मेरे लिए तो बहुत कंफ्यूजिंग है ये चुनाव, कुछ भी कह सकने की स्थिति नहीं है। लेकिन इतना तय है कि भाजपा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभरेगी और कांग्रेस से उसके कम से कम 3 गुना 4 गुना सीट ज़्यादा होने की संभावना है। मेरा जो अपना जो एक मैंने ये सारा परिदृश्य देखकर जो मेरा ओपिनियन बन रहा है, अब वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभरेगी तो कितनी सीटें आएंगी, क्या वो 272 को टच करेगी जो बहुमत का आंकड़ा है, या वो 303 का जो आंकड़ा है 19 का उसको टच करेगी, या क्या उसको क्रॉस कर जाएगी, या 272 और 300 के बीच में रहेगी। ये सारा डिपेंड करता है लेकिन कि सरकार अगली कैसी बनेगी। लेकिन अब कुछ चुनाव विश्लेषकों का कहना है कि भाजपा बहुमत के नीचे रहेगी, 240 कोई कह रहा है, कोई 240 से 260 कह रहा है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि नहीं साहब ये 210-20 में आ जाएगी। तो कन्फ्यूज़न है, वो जब तक रिज़ल्ट नहीं आ जाता है तब तक इस पर कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन हाँ, यह बात मेरी समझदारी जो कहती है वो ये है कि यह चुनाव नेशनल नैरेटिव के अभाव में लोकलाइज्ड हो गया बहुत हद तक, और विपक्ष का नैरेटिव थोड़ा ज़्यादा मजबूती से काम किया। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और है, मेरा यह मानना है कि जो मोदी मैजिक चला 14 में और 19 में, वो मोदी मैजिक इस चुनाव में बहुत कमज़ोर पड़ गया। लेकिन उसके बावजूद जो मैं घूमा हूँ चुनाव में, तो ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से समाप्त हो गया है मोदी मैजिक। मोदी के प्रति आकर्षण है। अगर सबसे ज़्यादा किसी नेता के प्रति आकर्षण मुझे दिखा मतदाताओं का तो वो नरेंद्र मोदी ही हैं। तो ये मैंने बहुत झारखंड में ही मैं घूमा हूँ। तो झारखंड को एक अलग उसमें लेते हैं। अच्छा, झारखंड और बिहार को अलग करेंगे। हाँ, लेकिन मैं घूमा हूँ झारखंड में ही, और जो रिपोर्टें आ रही हैं तो 5 किलो अनाज का जो लाभार्थी वर्ग है ये अभी भी सरकार के साथ है, मेजॉरिटी। अब उसमें इसीलिए जैसे मैंने कहा कि संविधान में परिवर्तन और आरक्षण ख़त्म करने का
जो एक अज्ञात सा भय जो समा गया है, वो एक अलग स्टेटा होगा। लेकिन एक अलग। हाँ, तो वो भी है अपनी जगह पर, लेकिन 5 किलो अनाज वाला जो इशू है, उसको तो ये भी इमीडिएट गेम की बात है। एक तरफ यह डर है कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, तो दूसरी तरफ यह भी डर है कि 5 किलो अनाज मिलना बंद हो जाएगा। नहीं, राहुल गांधी ने तो इस मामले में 10 किलो अनाज देने की बात कही है, हाँ, कांग्रेस ने हाँ, 5 को 10 करने की बात हाँ, कही तो है। मुझे लगता है कि ये जो उनको फीडबैक मिला होगा कि 5 किलो अनाज बहुत काम कर रहा है, तभी इन्होंने घोषणा कर दी कि 10 किलो अनाज देंगे हम। तो और ये कॉन्स्टिट्यूशन भी बदलने की बात तो दोनों करते हैं। ये तो हाँ, दोनों ही हो रहा है। हाँ, वो तो डर वो- दिखलाते हैं, ये करके दिखाते करके दिखलाते हैं। फर्क तो इतना ही है। विपक्ष ने इसको एक मजबूत मुद्दा बना दिया, तो मोदी जी ने जवाब देना शुरू किया कि नहीं, हम नहीं, ये खत्म करेंगे। हाँ हाँ हाँ, ये खत्म करेंगे। तो ये आपका ये तो आरक्षण म्यूचुअल एक दूसरे पे ये आरोप है। शुरू किया मतलब ये आपका आरक्षण छीन कर ये मुसलमानों को दे देंगे। ये मोदी जी ने कहना शुरू किया। 370 का मामला भी उसी तरह से उठा रहे हैं। 370 वाला मामला भी उसी तरह से वो उठा रहे हैं कि कैसे कश्मीर को विशेषाधिकार कांग्रेस ने दिया और हमने उसको खत्म किया। मतलब एक ऐसा चीज कर दिया था 370 जो और लोगों को कश्मीर में एंट्री से रोकता था, और पूरे देश को वहाँ एंट्री करने का मौका हमने दिया 370 हटा के। उर्दू में एक टर्म है थुकम फजत जी, हैं? तो सही में थुकम फजत होता दिखा है अब तो मतलब लेकिन वो आपने काफी दिनों बाद लेकिन ये चीज हुई है राजनीति में। इस तरह से एक ही मुद्दे पे दोनों पार्टियां एक दूसरे को घेरें, ये बहुत दिन बाद हुआ है। नहीं, मैंने ये अभी 14 और 19 में तो एक तरफा चला था जी, वही मैं इस कह रहा बार हूँ। जो है वो टक्कर है, कम से कम बहस के हाँ, मामले में तो सो टक्कर उस है। हिसाब से ये पॉजिटिव, हाँ, उस हिसाब से एक ये मुद्दे पे positive। दोनों पार्टियां दोनों ध्रुव लड़ रहे हैं। ये चीज हमको लगता है 2004 के पहले तक ही थी, उसके बाद तो दोनों एक तरफा हो गया और था। उल्लेखनीय ये हुआ है कि राम मंदिर और धारा 370 ये जो है ना, ये दोनों मुद्दे जो है पानी के बुलबुले की तरफ बैठ गए। ये चला नहीं। और बहुत ज्यादा चर्चा भी नहीं हुई। चलता तो फिर मोदी जी इतना जो बिल्कुल आक्रामक हो गए हैं और एक तरीके से उनकी बातें मैंने थोड़ा सा हास्यास्पद जैसी भी होने लगी हैं, तो ये नौबत नहीं आती। और रोजमर्रे का जीवन अधिक माने रखता है जी, लोगों को ज्यादा प्रभावित करता है। हमको क्या मिल रहा है ये ज्यादा जरूरी है। इन लोगों ने कुछ 2 करोड़ नौकरी देंगे ऐसा हर साल 2 ऐलान किया। जी। अब ये नौकरी का मतलब हिंदुस्तान में समझा जाता है सरकारी नौकरी। कि बस वो नौकरी जो मिली वो कॉरपोरेट सेक्टर में मिली नौकरी। और वो भी कॉरपोरेट सेक्टर में क्या है कि वो स्विगी का खाना पहुंचा रहे हैं, डिलीवरी बॉय, पोस्टल डिलीवरी बॉय की तरह की नौकरी है, या वो पोस्टल कुरियर बांट रहे हैं, ये जाकर के पैकेज एक दूसरे में, इसी ढंग की नौकरियां मिली हैं, जिसको हिंदुस्तान का मानस नौकरी नहीं मानता। हाँ, तो अब मिड कैप की नौकरियां नहीं हुई। हाँ, बिल्कुल। जैसे कि यूपीए 1 में मिड कैप की नौकरियां बड़े सही, पैमाने पर सही, सृजित हुई, सही। और एक नया संपन्न मिडिल क्लास उभरा उससे उभरा, सही। और उसके उभरने से उसकी जो कमाई परचेजिंग पावर थी वो उससे मार्केट जो है वो बहुत हाँ, फ्लोरिश हुआ। बिल्कुल। रियल एस्टेट मार्केट तो आप देखिए उसमें जो बूम आया जी, ये 2004 से 9 के बीच में वो बूम आया, और एक प्राइवेट कंपनियों में 70,000, 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख का पैकेज वो आराम से, जो भी थोड़ा IITians थे या MBBS किया, ये MBA किए हुए लड़के, इन लोगों को बड़े पैमाने पर वो मिड कैप रोजगार सृजित हुआ था। वो रोजगार भी
क्योंकि आप देख रहे हैं कि जितनी आईटी सेक्टर में इतना बड़े मैंने पैमाने पर- उसका एक लिमिटेशन है ना, वो नहीं, अब एक तो लेवल उसमें क्रिएट हो गया तो चटनी हो रही है। हाँ हाँ, अब चटनी हो अब रही है, चटनी हो चटनी हो रही है। और समय भी सही। ऐसा ही आया। सही। कोरोना के दौर ने पूरी तरह से बाजार को बिल्कुल, तहस नहस कर दिया, लॉकडाउन ने तो कमर तोड़ दी। और उसी ने इस जो आईटी सेक्टर की जो बर्बादी हुई है आईटी सेक्टर में काम करने वालों की, उसकी वजह कोरोना एक बड़ा फैक्टर रहा। लेकिन अर्थव्यवस्था में तो मजबूती ठीक ठाक चल रही है। एक जो सोशल मोबिलिटी है जी। उस पे कहीं पे विराम नजर लगता है एज फार एज द मिडिल क्लास इज कंसर्न। दूसरा महंगाई है, महंगाई कंक्रीट इशू है। महंगाई बहुत बड़ा इशू है। हाँ, बहुत तबाह है। तो ये सब रोजमर्रे का जो जी। आई मीन इश्यूज हैं, इस पे वो कोई कंक्रीट वो सॉल्यूशन नहीं दिख रहा नहीं है, दिखता। और उस पे कोई बात भी नहीं करता है। हाँ। सच तो यह है कि मिडिल क्लास की बात आज तक किसी सरकार ने नहीं और उसी के कारण मुझे लगता है कि ये उदासीनता बढ़ी है उदासीनता लोगों में। वो जो पोलिंग का जो परसेंटेज परसेंटेज इतना नहीं कम बढ़ रहा हुआ है। है, जी। उसकी बड़ी वजह है। दूसरा मैं एक स्ट्रक्चरल एनामली की बात करता हूँ। तो जैसा कि अशोक जी ने कहा कि इस बार का चुनाव नेशनल नैरेटिव पे बिल्कुल नहीं लड़ा गया, और मोदी जी को मजबूर होना पड़ा विपक्ष के पिच पे खेलने के लिए। आप इसको किस रूप में देखते हैं, और आपको क्या लगता है इस बार का सबसे अहम मुद्दा क्या रहा जिस पे बीजेपी चुनाव लड़ी और जिस पे इंडिया ने अपना गेम खेला? देखिए, मोटे तौर पे जिससे भी बात कीजिए, ये तो लाजिम तौर पे कहता कि मोदी का ऑल्टरनेटिव नहीं है। और ये सच्चाई है कि ये जो गठबंधन है उसमें इतना फ्रेजाइल है, वो उसमें कोई कंक्रीटनेस नहीं है। तो और मोदी एक टावरिंग पर्सनालिटी है, वो टावरिंग पर्सनालिटी दूसरे तरफ नहीं है। हाँ, तो ये दुखद है। हैं? और कांग्रेस जो कि इतना आई मीन हिस्टोरिकली इतना स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल फोर्स हुआ करता था, उसकी स्थिति आज ऐसी हो जाएगी, वो चिंता का विषय है। ये बताइए, इस विषय में आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर कांग्रेस की ये दुर्दशा हुई क्यों? देखिए, कांग्रेस की दुर्दशा के तो कई कारण हैं। तो अभी लेकिन जैसे इन्होंने ये एक मुद्दा उठाया कि कोई टावरिंग पर्सनालिटी नहीं है उधर, तो मेरा जो अभी तक जिंदगी का अनुभव है, तो जब कोई टावरिंग पर्सनालिटी आई है तो इस देश के लोकतंत्र को खतरा पैदा हुआ है। हाँ, ये भी है। वो इंदिरा भी गांधी एक दूसरा, जब दुर्गा अवतार के रूप में आई सामने, ये भी एक तो दूसरा उन्होंने सत्य है। इमरजेंसी लगाई, उन्होंने डिक्लेयर्ड इमरजेंसी, लोकतंत्र, कॉन्स्टिट्यूशन, जितने सस्पेंडेड। भी संवैधानिक संस्थाएं सबका गला घोंट कर रख दिया, प्रेस सेंसरशिप लागू हुई। और आज उसी और लेवल ऑफ emergency की बात राहुल गांधी कर रहे हैं। लेवल ऑफ पॉपुलैरिटी जो इंदिरा गांधी की थी, वो अभी नहीं है। मोदी वो तो को अटेंड होना बाकी उनका है। पैन इंडिया सही है, पैन इंडिया, बिल्कुल बिल्कुल सही ये जो है सो नॉर्दर्न इंडिया में सिमट सही गए, सही। वेस्टर्न और नॉर्दर्न इंडिया, बिल्कुल। साउथ में अभी भी बहुत मेहनत कर रही है। तो एक तो ये है कि, और दूसरा है कि मेरा जो अनुभव है, संविध सरकारों का जो दौर चला, कोलिशन गवर्नमेंट का, तो मैंने एक धारणा है कि अब जैसे ये धारणा कब बनी, पहली बार कांग्रेस हारी 77 में, जनता पार्टी की सरकार आई तो नेचुरली वो 4 दलों का एक गठबंधन मिलाकर था। तो उसमें जो आपस में मतभेद हुए, फिर झगड़े हुए और सरकार गिर गई। जी। तो एक जनता ग्लैरिंग जनता को एग्जाम्पल सामने बड़ा है। अजीब सा लगा जनता को, और जनता का दिल टूट गया जी, सही। कि भाई इसको इतने हम लोगों ने इतना बहुमत दिया, और तो जनता ने गुस्सा कर जो है ना इंदिरा गांधी को फिर से 2/3 मेजोरिटी दे दी, है ना। तो उसके बाद फिर आप देखिए, अनफॉर्चुनेटली उनकी हत्या हो जाती है, फिर कांग्रेस को हिस्टोरिक सीटें मिलती हैं 403। लेकिन मैंने जो उस समय तक तो मैं मीडिया में आ चुका था, तो मैंने जो ये महसूस किया कि कांग्रेस
इस बात को लेके शर्मिंदा रहती थी इमरजेंसी एपिसोड को लेकर। उसका एग्जाम्पल है कि राजीव गांधी जब बोफोर्स कांड के लपेटे में फंसे तो ये मीडिया ही था जिसने उनको पूरी तरह से कटघरे में खड़ा कर दिया। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता था, उस समय तो प्रिंट मीडिया ज़्यादा था, जिसमें बोफोर्स की खबरें नहीं रहती थी। लेकिन कभी भी राजीव गांधी की ओर से, सरकार की ओर से, जबकि इतने प्रचंड बहुमत वाली सरकार थी, ये रोक लगाने की कोशिश नहीं हुई। फिर कोलिशन गवर्नमेंट का जो दौर चला तो देखिए आप, वीपी सिंह आए कोलिशन गवर्नमेंट, फिर नरसिम्हा राव आए तो वो भी एक तरीके से सपोर्टेड वो तो नरसिम्हा राव ही थे जो कि चला लिए। फिर आपको वाजपेयी जी आए, फिर बीच में 2-3 गुजराल साहब थे, देवगौड़ा जी ये सब थे। फिर यूपीए 1 और 2 की जो सरकार चली, ये तो पूरा कोलिशन गवर्नमेंट थी, बिल्कुल। तो खट्टे मीठे अनुभव हुए हैं। कभी झगड़ा होता है तो लगता है कि यार बेकार हो गया, झगड़ा हो रहा है लेकिन काम जितना हो जाता है, मेरा अपना अनुभव है, काम जितना हो जाता है और एक दो डेमोक्रेटिक जो माहौल रहता है उसमें शक नहीं, उसमें वो रहता है संवैधानिक। और मैं इंटरप्ट करूंगा कि वोटर्स इंडिया के ये अपने राइट के प्रति बहुत सजग हैं। हाँ, और उनका ये है कि भाई उनको गिरा देने का राइट है जी, किसी को बना देने का, किसी बना को देने का भी दोनों राइट। तो वो बहुत मतलब हम लोग नॉर्मल डे टू डे लाइफ में देखते हैं कि हम लोग अपने ड्यूटी के प्रति कुछ कोसों दूर हैं, ड्यूटी जानते भी नहीं। ड्यूटी तो करते हैं, नौकरी करते हैं लोग, इंडिविजुअल अपनी नौकरी करते हैं, हाँ नौकरी करते हैं, लेकिन देश के प्रति हमारी कोई जिम्मेदारी है उसकी नहीं होता। आम लोगों में चर्चा भी नहीं होता। यदि कोई जिम्मेदारी नहीं निभा रहा हो तो उस पे कोई टीका टिप्पणी भी नहीं होता। और बच्चों को ये बल्कि स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए कि कैसे आप जिम्मेदार नागरिक बने। सही, नागरिक होना बहुत बड़ी चीज है। नागरिक पहले आदमी बनेंगे तब नागरिक होंगे ना। तो नागरिक तो हम लोग कहते हैं, क्या हम लोग सही में नागरिक हैं? इस पे चर्चा होनी चाहिए। अगर हम लोग सही में नागरिक होते तो ये दुर्दशा नहीं होती। 56 डिग्री सेल्सियस का जो तापमान दे सही नागरिक, कितने सजग नागरिक है। सही बात है। तो ये भी इस मतलब विषय होना चाहिए जिसपे की चर्चा होनी चाहिए। इन विषयों पे राजनीतिक पार्टियां कभी कोई चर्चा नहीं करती। हाँ, ये आपने अच्छा छेड़ा। मुझे बड़ी निराशा होती है जब पर्यावरण पर, जल संकट पर ये सब इशू नहीं बनते हैं। बिल्कुल नहीं बनते। इस पर चर्चा होनी चाहिए, इस पर पार्टियों का मैनिफेस्टो आना चाहिए जी, और गंभीरता से काम होना चाहिए। तो कुछ नहीं है। सही है। एक चीज़ पे चर्चा करें जरा उस पे कि इंडिया गठबंधन की एक इस बार विशेषता तो ये रही कांग्रेस की कि वो एक मोदी के खिलाफ एक कोalition बनाने में सफल रहा। कई सारे ईगोज को किनारे करके और गठबंधन फॉर्म किया गया। 1-to-1 फाइट हो हर सीट पे, ये व्यवस्था पूरे देश में करीब करीब कमोबेश हो गया है। और ऐसे में अगर बीजेपी हार जाती है और कांग्रेस के जो गठबंधन है, इंडिया का गठबंधन है, वो अगर चुनाव जीत जाए तो वैसे में आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री कौन बनेगा? कौन उनका कैंडिडेट हो सकता है? मुझे लगता है, क्योंकि जो क्षण के खबरें मिलती हैं, तो मुझे लगता है कि अगर ये नौबत आई, अलबत्ता तो ये नौबत आएगी कि नहीं, मुझे थोड़ा शक है इस पर। लेकिन अगर ऐसी नौबत आती है तो बेस्ट चॉइस के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे उभर रहे हैं। अच्छा। राहुल गांधी इस बार भी प्राइम मिनिस्टर बनने के पक्ष में नहीं है। तो खड़गे साहब आएंगे अगर, तो वो एक बहुत, जिसको आजकल पॉलिटिक्स में बड़ा चलता है, मोदी जी के आने के बाद मास्टर स्ट्रोक होगा। यानी मनमोहन सिंह बनेंगे दूसरे। ये जो दलित कम्युनिटी रूट कर
कांग्रेस को छोड़ के चला गया, हाँ ये बहुत दलित कम्युनिटी को फिर सही है, बाहर वापस लाएंगे। वापस लाने का एक मास्टर स्ट्रोक साबित होगा अगर ऐसा होता है तो। ये बताइए कि इस बार एनडीए के लिए, चूँकि विपरीत परिस्थितियां बहुत रहीं बीजेपी और एनडीए के लिए, लेकिन बावजूद इसके वो कौन से इश्यूज थे जो इसके लिए काम कर रहा है, एनडीए के लिए काम कर रहा है, या लोगों ने उसके सपोर्ट में वोट किया होगा, ऐसा कौन कौन सा इशू रहा? देखिए, अभी तो मैंने शुरुआती ये दौर में ये कहा कई बार के 2-3 इशू है। एक तो लोकप्रियता, घटती लोकप्रियता के बावजूद नरेंद्र मोदी ही सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता हैं इस देश के। ऑफ कोर्स उनकी लोकप्रियता के कई कारण हैं। एक तो बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हैं, वो जनता से कनेक्ट करते हैं बहुत बढ़िया। दूसरा है कि जो उनका प्रचार तंत्र है वो बहुत ज़बरदस्त है। अभी एक तो छेपक के रूप में बताता हूँ कि मैं कोडरमा में एक पूरा फॉरेस्ट एरिया में गया था। वो सब लेबर कम्युनिटी रहती है, वो माइका लेबरर्स। तो उन लोगों से मैंने पूछा कि क्या क्या फ़ायदा। मैंने पूछा किसको वोट दोगे, तो मोदी जी को देंगे। मैंने कहा कि क्या, क्यों दोगे मोदी जी को? तो उन लोगों ने जब गिनाना शुरू किया तो मैंने सर पटक पीट लिया। 5 किलो अनाज दिलथीन मोदी जी, साड़ी या धोती दिलथीन, पेंशन दे रहा थी, अबुआ आवास दिलथीन। अब देखिए, अब टोटल क्रेडिट जो है वो मोदी जी को जा रहा है, जबकि सोवरन अबुआ आवास, पेंशन कैंप लगा के पेंशन, ये झारखंड सरकार का देन है। लेकिन जो उनका प्रचार तंत्र इतना मजबूत है ना कि बीजेपी का काडर जाग गया, समझा दिया कि देखो इतना फायदा मिल रहा है ना मोदी जी से, तो हाँ, तो नहीं दोगे वोट तो सब बंद हो जाएगा। तो ये तो प्रचार तंत्र के बूते भी उनकी पर्सनालिटी जो है, मतलब लार्जर देन लाइफ पर्सनालिटी उनकी बनाई गई है। तो उनके प्रति आकर्षण का एक ये भी कारण है। तो एक पहला कारण तो ये है कि मोदी जी अभी भी सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो ये जो योजना है जो अभी जिसका मैंने जिक्र किया, 5 किलो अनाज बहुत बड़ा काम कर रहा है। ये जो लाभार्थी वर्ग है ना, ये पक्का वोट बैंक बन चुका है। और प्रचार के बाद ये बात अलग है कि ये कांग्रेस का शुरू की योजना है। मोस्ट ऑफ द योजनाएं तो कांग्रेस के समय की 2013 में मुझे याद है कि मनमोहन सिंह की सरकार बिल्कुल तैयार नहीं थी इसके लिए। मुझे संयोग से मैं उस समय देख रहा था लोकसभा टीवी, इसी पर ये क्यूरियोसिटी थी जानने की कि भाई राइट टू फूड एक नया आ रहा है। तो सोनिया गांधी ने कहा कि चाहे जो भी हो जाए, लेकिन इस काम को तो हम लोगों को करना ही होगा। तो इतना थर्स्ट है कि सोनिया गांधी ने ये कानून भी बनवाया। तो ये कांग्रेस वाले ये समझाने में विफल हैं जनता को कि भाई ये हमारी लाई हुई योजना है। बिल्कुल। अब 10 किलो की घोषणा आपने कर दी, तो साथ में ये क्यों नहीं कहा कि भाई ये तो हमारी ही लाई हुई बिल्कुल। अच्छा, अब यहाँ पर देख लीजिए, जेएमएम और कांग्रेस की गवर्नमेंट है। अब ये इनके किए हुए काम का सारा श्रेय जो है चला गया मोदी जी को, क्योंकि वो प्रोजेक्ट करना जानते हैं। इसका मतलब है कि आपका काडर जो है वो शिथिल है, बिल्कुल, वो नहीं जा पा रहा है। तो दूसरा कारण जो है उनका एक लाभार्थी वर्ग। तीसरा कारण ये है कि जो ये नेशनल इलेक्शन है, तो बीच में जो एक पूरा राष्ट्रवाद का जो दौर चला, तो राष्ट्रवाद तो भाई सब, अगर देश तो जब देश पर संकट आया है, देश तो खड़ा हो गया है, ऐसा बात तो नहीं कि नहीं खड़ा हुआ है। लेकिन लोगों को लगता है कि भाई एक मजबूत नेता अगर नहीं रहेगा प्राइम मिनिस्टर, अब थोड़ा ये जो प्रचार हुआ है कि घर में घुस के मारेंगे तो विश्व में डंका बज रहा है, तो ये सब जो नैरेटिव बनाया गया है, तो उसको लेकर भी लोगों को लगता है कि भाई एक मजबूत सरकार रहनी चाहिए। पाकिस्तान है, इधर चाइना है, तो ये है, तो वो है, तमाम तरह की चीज़ें हैं। तो ये 3-4 प्रमुख कारण हैं। बाकी दूसरे तो बात ही नहीं करी जो रियल इशूज हैं। हालांकि थोड़ा उसका असर हुआ, अपोजिशन ने उठाया, महंगाई
बेरोज़गारी, ये सब चीज़ें उठाई, लेकिन वो कितना काम किया वो हाँ, कितना चुनाव काम के किया, बाद ही पूरा रिजल्ट के काम बाद वो- पता चलेगा। वेरी करेक्ट, मुझे मुझे बहुत सही। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, हाँ। सुखद अनुभूति होगी बिल्कुल। अगर विपक्ष, खास करके कांग्रेस, एक सशक्त रूप में आती है सामने। तो मैं अभी तो कांग्रेस बहुत बुरी स्थिति में है। बहुत बुरी स्थिति में। तो अगर इसकी 20-25 सीटें भी बढ़ जाती हैं तो लोकतंत्र जो है ना, वो जो अभी सिकुड़ा हुआ जो I mean, महसूस जिसको हो रहा है, कहते हैं इन द लार्जर इंटरेस्ट, इन द लार्जर इंटरेस्ट इट वुड बी बेटर। लोकतंत्र अभी सही। मैंने थोड़ा कंप्रेस्ड हाँ, बिल्कुल महसूस हो रहा है, बिल्कुल तो उसमें थोड़ा खुलापन आएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब आते हैं जो अपने जो मूल कैडर है हम लोग का, बिहार और झारखंड, थोड़ा उस पर चर्चा कर लें, क्योंकि ये इसके बगैर तो राजनीति अधूरी रहेगी। कि बिहार में क्या स्थिति लग रही है इस बार एनडीए की आपको, और तेजस्वी यादव एक बड़े नेता के रूप में बिहार में उभरते हुए दिख रहे हैं अब, और बहुत तेज़ी से उभरने लगे। और नीतीश का जब से साथ छोड़ा है तब से थोड़ा ज़्यादा उनका वो दिख रहा है, वजन दिख रहा है ज़्यादा। नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है कि बिहार का जो चुनाव है वो बीजेपी और एनडीए वर्सेस तेजस्वी यादव हो गया। वहाँ इंडिया ब्लॉक का भी कोई बहुत ज़्यादा जी। नहीं रह गया है। बिल्कुल, इंडिया ब्लॉक को अपने कंधे पे उठा रखा है तेजस्वी ने। ऑफकोर्स तेजस्वी यादव ने बहुत ही मेच्योरिटी का परिचय देते हुए पूरे इलेक्शन कैंपेन को जो है उसने अपने हाथ में संभाला है। और चुनाव कैसा हुआ तो उसमें तो जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, मीडिया की भी जो रिपोर्ट आ रही है, तो उससे तो ऐसा लग रहा है कि बिहार का में भाजपा कम नुकसान खाएगी, जेडीयू को। लेकिन एनडीए की जो पार्टनर जो पार्टियां हैं, तो उसमें मेजर पार्टनर तो जदयू है, 16 सीट पर लड़ रही है। तो मुझे लगता है कि जदयू को भारी नुकसान होगा, क्योंकि नीतीश जी ने जो इधर जो अलट पलट का जो कीर्तिमान और उनका स्थापित जो किया एक है, इम्पैक्ट फैक्टर था वो वो भी खत्म हो गया। सब्सटेंशियली रिड्यूस हुआ है। यानी खत्म हो गया वो रसातल। बिल्कुल, उनकी प्रतिष्ठा जो है ना, बिल्कुल जितने ज्यादा वो बिल्कुल। शीर्ष पर थे, हाँ, इधर वो स्टेटमेंट भी Credibility। कुछ इस ढंग का हाँ, उटपटांग नहीं देते, कुछ ऐसा और अभी बोलते। किसी को ये भरोसा नहीं हो रहा है कि ये फिर 4 जून के बाद कहाँ रहेंगे, ये भी सही। नहीं हो रहा है। सही है। तो मुझे लगता है कि वहाँ इंडिया ब्लॉक को पिछले 19 में 40 में 39 एनडीए को गया था, तो ये स्थिति तो नहीं रहेगी। ऐसा तो है कि कम से कम 10-12 इतना तो नुकसान हो ही जाएगा। जदयू को ज़्यादा नुकसान होगा ऐसा लग रहा है। हो सकता है कि भाजपा 17 पे लड़ रही है तो 13-14 को रिटेन करे, ये हो सकता है। और झारखंड की क्या स्थिति देखते हैं आप? आज तो यहाँ भी खत्म ही हो गया। झारखंड में तो यहाँ तो बिहार से अलग मुद्दा है, बिल्कुल, मुद्दे तो बिल्कुल अलग हैं। अलग है। तो एक हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और जेल में जाना, थोड़ा ये खास सिंपैथी। करके ट्राइबल बेल्ट में इसका बहुत रिजेंटमेंट है। तो मुझे लगता है कि ट्राइबल बेल्ट में, और अभी जो चुनाव भी जो हुए हैं, वो बहुत कांटे की लड़ाई हुई है। तो इसका कारण क्या देख रहे हैं? इतना सीट का नुकसान होना एनडीए को और इंडिया को उतनी ही सीट का बढ़त होना, और कारण क्या देखते हैं आप इसके पीछे? एक तो कारण मैंने बताया, जो ट्राइबल बेल्ट में जो जी। सबसे ज़्यादा काम कर रहा है। फिर बाकी सीटों पर फिर वही जो पूरे देश में जो काम कर रहा है कि महंगाई, बेरोज़गारी, ये सब लोग के एंटी इनकम्बेंसी, ये सब मिला जुला कर काम कर रहा है। लेकिन जनरल सीटों पर मुझे बीजेपी मजबूत नज़र आती है। आरक्षण का मुद्दा झारखंड में कितना कारगर होता दिख रहा है आरक्षण का मुद्दा नहीं है, इंडिया के लिए? ट्राइबल बेल्ट में तो काम कर रहा है, करेगा कारगर ही। हो रहा है, करेगा ही। वो तो कारगर हो रहा है ट्राइबल बेल्ट में। तो ट्राइबल बेल्ट में 2 चीज़ें बहुत स्ट्रांग है, एक तो हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी, दूसरा आरक्षण का मुद्दा।
उनके लिए वो 5 किलो अनाज काम नहीं कर रहा है। नहीं, उतना नहीं है। थोड़ा बंगाल की चर्चा कर लेते हैं। ममता बनर्जी भी इंडिया गठबंधन की एक मजबूत स्तंभ हैं और मोदी जी के खिलाफ बयानबाजी करने में या फिर उनके विरोध के लिए सबसे ज़्यादा मुखर नेता Forceful. ममता बनर्जी है फोर्सफुल। ना। इस बार के चुनाव में एक चीज़ जो मैंने गौर किया है कि मोदी जी अपने खिलाफ, विरोधी पार्टी के खिलाफ जितना ज़ोरदार हमला बोलते हैं उसके नेता को निशाना बनाते हैं, लेकिन इस बार देखा गया चुनाव प्रचार के दौरान कि मोदी जी ने ममता बनर्जी या अभिषेक बनर्जी दोनों के ऊपर डायरेक्टली हमला नहीं बोला है। टीएमसी सरकार के बारे में बहुत सारी बातें उन्होंने कही, लेकिन ममता बनर्जी को और अभिषेक बनर्जी को नहीं छुआ। इस वो इसको कहा जाता है ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। तो असेंबली इलेक्शन में जो इन्होंने हमला किया ममता जी पर, ममता दीदी पर, दीदी ओ दीदी, जी। तो इसका बड़ा एडवर्स इफेक्ट पड़ा। हम्म। तो वो संभल गए, इसलिए व्यक्तिगत हमला नहीं किया। लेकिन इसके उल्टा उड़ीसा में हुआ। हाँ, उड़ीसा में वो बोल गए इसके कि- उल्टा हुआ है हाँ, तो अब देखिए कि उसका वहाँ आई मीन व्यक्तिगत इस पे अधिक जी, इस बार नवीन पटनायक पे जोरदार हमला बोला। लेकिन एक चीज़ बीजेपी लोगों को नहीं पता चल पा रही थी, जो चीज़ वो वीडियो जो जारी हुआ बड़ा शॉकिंग वीडियो था कि मुख्यमंत्री भाषण दे रहे हैं और उनका हाथ पकड़ के साइड कर देना, ये एक कुछ तो संकेत है उसका कि कुछ नवीन पटनायक के साथ गड़बड़ है, या तो वो तबीयत खराब है या क्या है पता नहीं, लेकिन फोर्सफुली उनका हाथ हटा देना। तो क्या स्थिति है, रियलिटी क्या है तो नहीं कहा जा सका, लेकिन अब उम्र दराज तो हो ही गए हैं, तो ज़्यादा उम्र हो जाने पर वो एक बॉडी जो है अचानक से, जैसे आपने ऐसे हाथ रखा या पानी का गिलास पकड़ा तो हाथ कांपने लगा, तो ये नेचुरल है। ओल्ड सही एज बात। में हर आदमी का फिटनेस और वो उसके बाद एग्जीग्रेशन उसका कितना है वो आपके मीडिया के पे जितना कंट्रोल है उस पर डिपेंड करता है। तो है ही। तो ये इस चुनाव से जुड़ी हुई चीज़ें जितनी थी ये हम लोगों ने अशोक जी से और गोविंद जी से जाना है। एक बार फिर से आप लोग को याद दिला देते हैं कि ओपिनियन पोल में क्या क्या चीज़ें रही। एनडीए को एबीपी और सी वोटर ने 373 सीटें दी हैं। इंडिया टीवी और सीएनएक्स ने 393 यानी 393 सीट, टाइम्स नाउ और ईटीजी ने 386, इंडिया टुडे ने 335 और जी ने 377 सीट देने का कहा है कि अनुमान है। लेकिन ये बातें अशोक जी बता चुके हैं कि चुनाव के पहले की चीज़ें हैं ये, तो आंकड़े बदलते रहते हैं। चुनाव के बाद जो होता है वो बिल्कुल चुनाव सही तो चीज़ हर आता है, फेज में बदलता गया है, तो उस परिणाम में ये तब्दील होंगे ज़रूरी नहीं, और नहीं तब्दील होंगे ये भी ज़रूरी नहीं, कुछ भी हो सकता है। बीजेपी को सबसे ज़्यादा 343 सीट दे रहा है और 344 सीट टाइम्स नाउ और ईटीजी। एग्जिट पोल में। नहीं, ये ओपिनियन पोल की opinion बात मैं बता रहा poll, हूँ। हाँ। अभी तो एग्जिट पोल 9 बजे रात तक क्लियर कर पाएगा वो। इंडिया गठबंधन के लिए सबसे ज़्यादा 166 सीट प्रेडिक्ट किया था इंडिया टुडे ने, और उसमें कांग्रेस के लिए 71 सीटें थी, अदर्स को 42 सीट दिया गया था। तो ये ओपिनियन पोल एक नज़र में था। अभी तक जो एग्ज़िट पोल आया है उसके आंकड़े बता रहे हैं कि तमिलनाडु में बीजेपी का खाता खुल सकता है, 2 से 4 सीटें उसे मिलती दिख रही हैं। कांग्रेस को 13 से 15 सीटें मिलेंगी, डीएमके 20 से 22 सीट पे जीत सकता है, और एआईएडीएमके जो कई बार वहाँ सरकार में रही थी, जान के आश्चर्य हुआ कि उसको 0 से 2 सीटें मिल रही है, यानी कि इतनी पुरानी पार्टी लगभग ख़त्म होने की कगार पे आ जाएगी लोकसभा में। ये कभी इसका दबदबा हुआ करता था साउथ में। तो आज चुनाव से पहले, चुनाव खत्म होने के बाद ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल की जितनी जानकारी थी हमने आपके साथ साझा की। कल फिर बैठेंगे और एग्जिट पोल के जो डिटेल नतीजे आएंगे उस पर चर्चा करेंगे, उस पर विश्लेषण भी करेंगे, और जब तक नतीजे नहीं आ जाते यानी 4 जून तक हम लोग एक पैनल के साथ बैठेंगे और इस विषय पे पूरे विस्तार से आपको जानकारी देते रहेंगे। तब तक के लिए हम तीनों लोगों को इजाज़त दीजिए। जोहार,
नमस्कार। प्रभात खबर .com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।